1 माह से ज़्यादा का समय हो गया था। तिलकनगर राज्य के राजा भानु प्रताप को बीमार पड़े हुए राजवैद्य उनका उपचार करते करते हार गए थे, लेकिन राजा भानु प्रताप स्वस्थ ना हुए। एक दिन महारानी कहने लगी, राजवैद्य जी, पूरा 1 महीना बीत गया है, महाराज आपके उपचार से स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? महारानी जी, महाराज का रोग मेरी समझ से बाहर है। मैं हर प्रकार से उनका उपचार कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी दवा का उन पर असर नहीं हो रहा है। महाराज अपने रोग के बारे में स्वयं भी तो कुछ नहीं बताते हैं, और जब तक वे अपने रोग के बारे में कुछ नहीं बतलाएंगे तो उनका उपचार करना संभव नहीं है। यह सुनकर रानी मधुमती चिंता में डूब गईं। राजवैद्य को विदा करके वह राजा भानु प्रताप के कक्ष में पहुंची और कहने लगी, महाराज, मुझे अपने रोग के बारे में बतलाइए। आप क्यों व्यर्थ ही अंदर खुले जा रहे हैं? आपको क्या दुख है? महारानी मधुमती, तुम्हें भ्रम हुआ है, हमें कोई भी दुख नहीं है। महारानी मधुमती प्रतिदिन भगवान से राजा भानु प्रताप के स्वस्थ होने की कामना करती थी। दूसरी ओर राजा भानु प्रताप इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसी गम में घुलते घुलते राजा भानु प्रताप ने सैया पकड़ ली थी। राजकाज को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री चरण सिंह पर छोड़कर वे 24 घंटे अपने कक्ष में रहने लगे थे। एक दिन जब वे सैया पर लेटे हुए इसी प्रकार चिंता विचार कर रहे थे, तो उनसे मिलने उनके राज्य के राजपुरोहित भी आ पहुँचे। राजा राजपुरोहित को प्रणाम करते हुए कहने लगे, राजपुरोहित जी, मेरा चरणों में आपके प्रणाम स्वीकार हो। तब राजपुरोहित ने कहा, महाराज, हम तुम्हारे मन की व्यथा भली प्रकार से जानते हैं। तुम्हें निसंतान होने का दुख मन ही मन खाए जा रहा है। हाँ राजपुरोहित जी, यही मेरी बीमारी का कारण है। क्या मेरी इस बीमारी का कोई उपचार आपके पास है? सुनकर राजपुरोहित जी सोच में पड़ गए और कहने लगे, राजन, महारानी मधुमती से तुम्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी। संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। दूसरा विवाह, लेकिन इस उम्र में हमसे कौन सी स्त्री विवाह करेगी? राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तरुणा नदी के किनारे केशव नाम का एक बुढ़ा मल्लाह रहता है। नदी के उस पार जाने वाले को वह अपनी नाव में बैठाकर ले जाता है। लोग इस कार्य के लिए जो उसे धन दे जाते हैं, उसी से वह अपना और अपनी युवा बेटी का पेट पालता है। यदि आप स्वयं केशव मल्लाह के पास जाकर उसकी बेटी का हाथ मांगे तो वह इनकार नहीं करेगा। उसकी पुत्री विवाह करने के योग्य हो गई है। तरंगिणी से विवाह करने के पश्चात तुम्हें उससे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। राजपुरोहित जी, लेकिन मुझे तो पुत्र की इच्छा है। राजन, तुम्हारी पुत्र की इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। केवल एक ही संतान तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई है, और वह भी कन्या है। राजपुरोहित जी, एक कन्या के सहारे मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? वंश तो पुत्र से ही आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम दूसरा विवाह करो या ना करो। कुछ सोच विचार करने के पश्चात राजा कहने लगा, ठीक है राजपुरोहित जी, कुछ ना होने से तो पुत्री का होना ही अच्छा है। मैं दूसरा विवाह अवश्य करूँगा। राजन, मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो। तरंगिणी से विवाह करके तुम्हें जो पुत्री प्राप्त होगी, तुम्हें उसे पुत्र की तरह पालना होगा। किसी को कानों कान भी खबर ना हो कि तुम एक पुत्र को नहीं बल्कि एक पुत्री के पिता हो। लेकिन राजपुरोहित जी, ऐसा क्यों करना होगा? राजन, जब तक तुम इस बात को छिपाए रखोगे तब तक तुम्हारी पुत्री के जीवन में खुशियाँ रहेंगी, और जिस दिन भी लोगों के सामने यह सच्चाई प्रकट हो गई कि तुम एक पुत्र के नहीं बल्कि
पुत्री के पिता हो, उस दिन उसके और तुम्हारे जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाएगा और वह जीवन भर दुखों का सामना करेगी। उसे उसके अपने ही धोखा देंगे। राजपुरोहित जी, तब तो मैं यह बात किसी को नहीं बतलाऊंगा कि मैं एक पुत्री का पिता हूँ। राजन, एक बात और ध्यान में रखना, यदि किसी कारणवश लोगों को यह बात पता भी चल जाए कि तुम्हारा पुत्र पुत्र न होकर पुत्री है तो तुम जल्दी ही उसका विवाह कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आदमी तुम्हारी पुत्री को शस्त्र विद्या में हरा दे उसी के साथ उसका विवाह करना। जो आज्ञा राजपुरोहित जी, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा को आशीर्वाद देकर राजपुरोहित जी वहाँ से चले गए। तब भानु प्रताप जल्दी से महारानी मधुमती के पास पहुँचा और कहने लगा, महारानी, अब हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें अपनी बीमारी का इलाज मिल गया है। या आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक ही कह रहा हूँ महारानी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तब राजा भानु प्रताप ने राजपुरोहित और उनके बीच हुई सारी बात महारानी मधुमती को बतला दी। इसके बाद राजा कहने लगा, महारानी, अब तुम्हारा आदेश पाने के बाद ही हम दूसरा विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सुनकर महारानी मधुमती सोच में पड़ गईं। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, महाराज, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। संतान पाने की इच्छा तो मेरे मन में भी बहुत है, इसीलिए मैं खुशी खुशी आपको दूसरे विवाह की अनुमति देती हूँ। महारानी मधुमती की अनुमति लेकर राजा भानु प्रताप तरुणा नदी के तट पर पहुँचा। उसे देखकर बुढ़ा मला केशव हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, क्या आप उस पार जाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आप मेरी नाव में बैठिए। यह सुनकर राजा कहने लगा, केशव मल्ला, हमें नदी के उस पार नहीं जाना है, हम यहाँ केवल तुमसे मिलने आए हैं। केशव हैरानी से राजा की ओर देखने लगा और बोला, तो आज्ञा दीजिए महाराज, यह सेवक आपके किस काम आ सकता है? केशव मल्ला, हम तुम्हारी बेटी तरंगिणी से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर केशव हक्का बक्का सा हो गया। उसकी यह दशा देखकर राजा भानु प्रताप ने कहा, क्या हुआ केशव, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है? हम अपने राजपुरोहित की आज्ञा अनुसार ही तुम्हारे पास आए हैं। तब भानु प्रताप ने उसे सारी बात बतला दी। सारी बात जानकर मल्लाह कहने लगा, महाराज, यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरी बेटी का हाथ मांगने आप स्वयं मेरे पास आए हैं। मैं अपनी बेटी तरंगिणी का विवाह आपके साथ करने के लिए सहज तैयार हूँ। हमें तुमसे यही आशा थी केशव। कुछ दिनों के बाद शुभ मुहूर्त में मल्लाह की बेटी तरंगिणी और राजा भानु प्रताप का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब तरंगिणी आशीर्वाद लेने महारानी मधुमती के पास आई तो महारानी ने कहा, रानी तरंगिणी, आज से तुम हमारी छोटी बहन हो। इस महल में तुम्हें जब भी कोई दुख हो हमसे कहना। जी दीदी। महारानी मधुमती की विनम्रता भरी बातें सुनकर राज तरंगिणी गदगद हो गई। इस घटना के 3 माह के पश्चात एक दिन रानी मधुमती ने राजा को रानी तरंगिणी के गर्भवती होने की खबर दी। यह खबर सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और 9वें महीने रानी तरंगिणी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। दाई ने राजा को यह खबर सुनाई तो राजा ने अपना कंठहार उतारकर उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है, लेकिन किसी को भी कानों कान इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि रानी तरंगिणी ने पुत्री को जन्म दिया है, बल्कि तुम लोगों से यही कहोगी कि रानी तरंगिणी ने पुत्र को जन्म दिया है। याद रहे, अगर तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम तुम्हारी गर्दन उड़वा देंगे। महाराज, मैं आपके आदेश का हमेशा ध्यान रखूंगी।
फिर राजा भानु प्रताप को प्रणाम करके दाई वहां से चली गई और राजा भानु प्रताप रानी तरंगिणी के पास उनके कक्ष में पहुंचे तो वे कहने लगी, बधाई हो महाराज, आप एक पुत्री के पिता बन गए हो। रानी चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं, हम पुत्री के नहीं पुत्र के पिता बन गए हैं। या आप क्या बोल रहे हैं महाराज। तब राजा भानु प्रताप ने सारी बात विस्तार पूर्वक रानी तरंगिणी को बतला दी। सारी बात जानने के पश्चात रानी तरंगिणी कहने लगी, अच्छा हुआ महाराज जो आपने समय रहते मुझे इस बात के प्रति सचेत कर दिया। अब मैं सबसे यही कहूँगी कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। जल्दी ही सारे राज्य में ढिढोरा पीट दिया गया। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, रानी तरंगिणी ने पुत्र को जन्म दिया है। इस खुशी के अवसर पर सारे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। राजाज्ञा अनुसार सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया और खुशियां मनाई गईं। राजा भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का नाम रूप कुमार रखा। बड़ी ही गोपनीय ढंग से रूप कुमार का लालन पालन होने लगा। रानी तरंगिणी स्वयं अपनी पुत्री का सारा कार्य करती थी। धीरे धीरे इस घटना को बीते 10 वर्ष हो गए। रूप कुमार को विचित्र प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रणव ऋषि के आश्रम में भेजा गया। एक लड़के की भांति ही रूप कुमार को अस्त्र शस्त्र व अन्य विद्याओं की शिक्षा दी जाने लगी। पूरे 10 वर्षों तक रूप कुमार ने प्रणव ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया। तत्पश्चात एक दिन ऋषि कहने लगे, युवराज रूप कुमार, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम तिलक नगर वापस जा सकते हो। तब प्रमण ऋषि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रूप कुमार तिलक नगर वापस लौट गया। जब रूप कुमार तिलक नगर पहुंचा तो अपने पिता से मिलने पर पूछने लगा, पिताजी, महाराज मैं लड़का ना होकर लड़की हूँ। आज तक यह रहस्य आपने लोगों से क्यों छिपाया हुआ है? आपने मुझे भी यह बात किसी को भी न बतलाने का निर्देश दे रखा है। इसका क्या कारण है? बेटी, यह सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तब राजा भानु प्रताप ने उसे भी उसका रहस्य बतलाया। सारी बात जानकर वह संतुष्ट हो गई। अब राजा भानु प्रताप दरबार जाते हुए प्रतिदिन रूप कुमार को साथ ले जाने लगे। रूप कुमार राजा के सिंहासन के बराबर में बैठता था। एक दिन जब राजा भानु प्रताप और रूप कुमार सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो अचानक ही रूप कुमार का पैर फिसल गया। उनकी पगड़ी उछलकर दूर जा गिरी और उनके लंबे लंबे बाल कंधे पर बिखर कर फैल गए। यह देखकर सभी दरबारी चकित हो उठे और आपस में कहने लगे, राजकुमार, रूप कुमार के इतने लंबे बाल, लगता है कि राजकुमार रूप कुमार पुरुष न होकर स्त्री हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह देखकर राजा सोचने लगा, ओ यह क्या हो गया? राजकुमारी की असलियत भरे दरबार में सबको मालूम हो गई। क्या अब राजकुमारी के जीवन में दुख का प्रवेश होने वाला है? दूसरी ओर राजकुमारी हक्का बक्का होकर पृथ्वी पर खड़ी हो गई। यह देखकर कुछ क्षण तक तो दरबार में शांति छाई रही। तत्पश्चात प्रधानमंत्री चरण सिंह ने राजा भानु प्रताप से पूछा, महाराज यह चक्कर क्या है? क्या राजकुमार रूप कुमार वास्तव में लड़की हैं? तब राजा भानु प्रताप ने इशारे से राजकुमारी रूप को अपने पास बुलाया और कहने लगे, उपस्थित मंत्रीगण व सभासद, यह सच है कि 20 वर्ष पहले महारानी तरंगिणी ने पुत्र को नहीं बल्कि पुत्री को जन्म दिया था। लेकिन राजपुरोहित की आज्ञा अनुसार हमने इस सच पर आज तक पर्दा डाले रखा। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है? अतः आज उस सच पर से पर्दा हट चुका है। शायद भगवान को यही मंजूर था। फिर कुछ देर सोचकर राजा ने दरबार में घोषणा की, जैसा अब आप लोगों को पता चल ही चुका है कि
रूप कुमार राजकुमार ना होकर राजकुमारी हैं, इसीलिए अब हम शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह कर देना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप को हरा देगा, उसी के साथ हम राजकुमारी का विवाह कर देंगे। इस घोषणा के साथ ही राजा भानु प्रताप ने दरबार समाप्त करने की घोषणा कर दी और राजकुमारी रूप को साथ लेकर राजमहल वापस चले आए। इस घटना के दूसरे दिन ही रानी मधुमती कहने लगी, महाराज, रानी तरंगिणी और मैं स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। कल पूर्णमासी है, सुना है पूर्णमासी के दिन गंगा में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। महारानी मधुमती, गंगा में स्नान करना तो बड़ा ही धार्मिक कार्य है। हम इस कार्य के लिए आपको और रानी तरंगिणी को रोकेंगे नहीं। तब रानी तरंगिणी को साथ लेकर महारानी मधुमती रथ में बैठकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। जब उनका रथ गंगा नदी के तट पर पहुंचा तो रानी तरंगिणी ने महारानी मधुमती से कहा, दीदी, तट पर नौका बंधी है, तो ना गंगा में स्नान करने से पहले नौका में बैठकर गंगा का भ्रमण कर लिया जाए। विचार तो तुम्हारा उत्तम है रानी। तब वे दोनों नौका में बैठ गईं। मल्लाह नाव को खेता हुआ बीच धारा में ले आया। तब उनकी नाव भंवर में फंसकर डूब गई। तट पर खड़े सैनिक यह देखकर चौंक पड़े। उनकी आंखों के सामने ही दोनों रानियों ने जल समाधि ले ली। सैनिकों ने नदी में उतरकर बहुत खोज की, लेकिन महारानी मधुमती और रानी तरंगिणी में से किसी का भी शव उनके हाथ न मिला। अतः वे निराश होकर तिलक नगर वापस लौट आए। अब राजा भानु प्रताप ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह सोच में डूब गए। ओ, लोगों को राजकुमारी रूप की असलियत मालूम होते ही हम पर व राजकुमारी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। महारानी मधुमती व रानी तरंगिणी के बिना अब हम कैसे जीवित रह सकेंगे। दूसरी ओर राजकुमारी रूप सोच रही थी, यह सब मुझ अभागिन के कारण ही हुआ है। मेरे ही दुर्भाग्य के कारण दोनों माताओं की अकाल मृत्यु हो गई। तिलक नगर राज्य में बहुत दिनों तक महारानी मधुमती रानी तरंगिणी की मौत का मातम मनाया गया। तत्पश्चात राजा भानु प्रताप की घोषणा सुनकर राज्य के वीर पुरुष शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप से लोहा लेने के लिए दरबार में आने लगे। राजकुमारी रूप बड़ी ही बहादुरी से उनके साथ युद्ध करती। सभी वीर पुरुषों की राजकुमारी रूप के सामने एक ना चलती और वे मुक्की खाकर वापस लौट जाते। एक दिन राजा भानु प्रताप ने ढिढोरा पीटने वाले को अपने पास बुलाया और उसे सारे राज्यों में जाकर ढिढोरा पीटने का आदेश दे दिया। तब आसपास के सभी राज्यों में ढिढोरा पिटवाया गया। ढिढोरा पीटने वाला एक दिन सुमंत राज्य के राजमहल के बाहर पहुंचा और कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, तिलक नगर के राजा भानु प्रताप का ऐलान है कि जो भी उनकी पुत्री राजकुमारी रूप को शस्त्र विद्या में हरा देगा वही उसका पति होगा। वीर पुरुष राजा भानु प्रताप के दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाए। इस ढिढोरा को राजमहल की खिड़की पर खड़े वहां के राजा सुमंत ने भी सुन लिया था और सोचने लगे, तिलक नगर राज्य पर अपना झंडा फहराने का यह कितना सुंदर अवसर है। अजय वीर को मोहरा बनाकर हम इस जाल में विजय हासिल कर सकते हैं। राजा सुमंत ने तुरंत ही सेनापति अजय वीर को राजमहल में बुलवाया और कहने लगे, सेनापति अजय वीर, हम चाहते हैं कि तुम राजा भानु प्रताप के दरबार में जाओ और वहां जाकर राजकुमारी रूप से शस्त्र विद्या में लोहा लो और उसे हराकर उससे विवाह करो। या आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ और 2 संतानों का पिता भी हूँ। ऐसी अवस्था में क्या मेरा राजकुमारी रूप से विवाह करना उचित होगा? सेनापति अजय वीर,
यह तो आप जानते ही हैं कि राजा भानु प्रताप के एक ही संतान है। भानु प्रताप इन दिनों अत्यंत बुढ़े हो गए हैं। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री ही तिलकनगर राज्य की स्वामिनी होगी। ऐसी अवस्था में यदि तुम उसके पति होगे तो 100% तुम ही तिलकनगर के राजा बनोगे। क्या तुम ऐसा शुभ अवसर खोना चाहते हो? महाराज, क्या मैं सचमुच ही तिलकनगर राज्य का राजा बन सकता हूँ? क्यों नहीं सेनापति अजय वीर, अगर तुम हमारे आदेश पर चलो तो वह दिन दूर नहीं होगा जब तुम तिलकनगर राज्य के राजा बन जाओगे। तब तो महाराज मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। तो जाओ, राजा भानु प्रताप के दरबार में जाकर राजकुमारी रूप से युद्ध करो। तब राजा सुमंत को प्रणाम करके सेनापति कक्ष से बाहर निकल गया। अजय वीर के वहां से जाने के बाद राजा सोचने लगा, सेनापति अजय वीर, तुम सोच रहे होगे कि हम तुम्हें सचमुच ही तिलकनगर राज्य का राजा बना देंगे। नहीं, तुम तो केवल हमारी चाल के एक मोहरे हो। चाल कामयाब होते ही हम तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। तुरंत ही रथ में बैठकर सेनापति अजय वीर राजा भानु प्रताप के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी रूप के साथ युद्ध करना चाहता हूं। तुम भी अपना बाहुबल आजमा कर देख लो वीर। आज तक तो राजकुमारी रूप को युद्ध में कोई नहीं हरा सका है। राजा भानु प्रताप का आदेश पाकर राजकुमारी रूप तलवार लेकर अजय वीर के सामने पहुंची और दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। अजय वीर ने राजकुमारी रूप को युद्ध में परास्त कर दिया। यह देखकर सारे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा भानु प्रताप कहने लगे, युवक, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसीलिए हम राजकुमारी रूप से तुम्हारे विवाह की घोषणा करते हैं। अब तुम हमें अपना परिचय दो। महाराज, मैं सुमन पुत्र अजय वीर हूँ। अगले दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमारी रूप और सेनापति अजय वीर का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा सोचने लगा, राजकुमारी का विवाह तो हो ही गया है। अब न जाने राजपुरोहित जी के कहे के अनुसार राजकुमारी रूप पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। विवाह होने के पश्चात राजवीर राजा भानु प्रताप से विदा लेकर राजकुमारी रूप को साथ लेकर सुमंतपुर की ओर चल पड़ा। राजा भानु प्रताप आशीर्वाद देते हुए मन में कहने लगे, भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, वे अपने पति के साथ सदा सुखी रहे। उधर दूसरी ओर अजय वीर जब अपने महल में पहुंचा तो उसे पिताजी पिताजी पुकारते हुए 2 बच्चे आए और कहने लगे, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? राजकुमारी रूप सोचने लगी, ये लड़के कौन हैं? क्या अजय वीर पहले से विवाहित हैं? रूप को सोच में पड़ा देखकर अजय वीर ने उसे कहा, रूप तुम ठीक ही सोच रही हो, यह दोनों बच्चे मेरे ही बेटे हैं, विजय और सुजीत हैं। हमारी पत्नी 2 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार गई थी। अब तुम ही हमारे दिल की रानी हो। ओह, लेकिन आपने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बतलाया था? अजय वीर ने उसकी बात का कोई उत्तर न दिया। तब रूप को महल में छोड़कर सेनापति अजय वीर राजा सुमंत के पास पहुंचा। उसे देखते ही राजा सुमंत बोल पड़े, सेनापति अजय वीर, हमारी ओर से विवाह की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। फिर कुछ बातचीत करने के बाद सेनापति अजय वीर अपने महल वापस लौट आया। धीरे धीरे कुछ समय बीता और राजा भानु प्रताप बीमार रहने लगे। उनके उपचार के लिए राजवैद्य जी आए, लेकिन उन्हें राजा का रोग समझ में नहीं आया। फिर राजा भानु प्रताप का उपचार करने के लिए दूर दूर से वैद्य हकीम बुलाए गए। सभी उन्हें स्वस्थ करने में असमर्थ रहे। तब एक दिन राजा भानु प्रताप ने प्रधानमंत्री चरण सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी,
लगता है कि हमारा अंत समय निकट आ गया है। हम चाहते हैं कि आप किसी दूत को राजकुमारी रूप के पास भेज दें। हम राजकुमारी रूप से मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही दूत को यह सूचना देने के लिए कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, सुमंत राज्य भेज दिया। उधर सुमंत राज्य में राजकुमारी रूप ने अजय वीर को अपने गर्भवती होने की खबर दी। अजय वीर ने खुश होकर रूप को गले से लगा लिया। तभी तिलक नगर के दूत ने वहां प्रवेश किया और राजकुमारी रूप को महाराज भानु प्रताप के अस्वस्थ होने की सूचना दी। रूप पिता की सूचना पाकर दुखी हो गई। फिर राजकुमारी रूप अपनी दासी रेखा के साथ तुरंत ही तिलक नगर की ओर रवाना हो गई। सेनापति अजय वीर तुरंत राजा सुमंत के पास पहुंचा और उसे राजा भानु प्रताप के अस्वस्थ होने की सूचना दी। राजा कहने लगा, लगता है अजय वीर, अब राजा भानु प्रताप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। सेनापति, अब जल्दी ही तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। दूसरी ओर जब राजकुमारी रूप और राजा भानु प्रताप के पास पहुंची तो उन्हें अस्वस्थ देख कर रोने लगी। बेटी रूप, आंसू ना बहाओ और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बेटी, पता नहीं कि कब मेरे जीवन के डोर टूट जाएं, अतः अपने जीवित रहते हुए मैं तुम्हें इस देश का नया राजा घोषित करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी, महाराज, क्या तिलक नगर की जनता एक नारी को अपना राजा स्वीकार करेगी? उसकी फिक्र तुम मत करो रूप, इस बारे में मैंने नगर की जनता का जनमत संग्रह करवाया है। सभी लोग सहर्ष ही तुम्हें अपना नया राजा मानने को तैयार हैं। तब ठीक है पिताजी, महाराज, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। दूसरे ही दिन राजा भानु प्रताप ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजावासियों, अब हम वृद्ध हो गए हैं और बीमार भी रहने लगे हैं, इसीलिए हम राजकुमारी रूप को इस देश का नया राजा घोषित करते हैं। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी रूप की जय जयकार करने लगे। उसी शाम जब राजकुमारी रूप बगीचे में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी दासी रेखा सैनिक कुमार के साथ छिपकर कुछ बातचीत कर रही है। रूप छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सैनिक कुमार बोल रहा था, रेखा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप में खोया हुआ हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर स्वीकार करोगी? मुझे आपकी पत्नी बनकर गर्व होगा, लेकिन यह विवाह तभी संभव होगा जब राजकुमारी रूप आज्ञा देंगी। यह सुनकर रूप सोचने लगी, अरे यह दोनों तो प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तब तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। सोचकर रूप वहाँ से आगे बढ़ी। राजकुमारी रूप ने उसी दिन सैनिक कुमार व दासी रेखा को अपने कक्ष में बुलाकर कहा, मैंने छिपकर तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। मैं तुम दोनों को विवाह करने का आदेश देती हूँ। उसी रात एक दासी ने राजकुमारी रूप को सूचना दी, राजकुमारी जी, गजब हो गया, महाराज भानु प्रताप स्वर्ग सिधार गए। यह सुनकर रूप अवाक हो गई। राजा भानु प्रताप का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन रूप ने दुखी हृदय से दासी रेखा से कहा, रेखा, तुम सुमंत नगर चली जाओ और अजय वीर जी को पिताजी महाराज के निधन की सूचना दे दो। राजकुमारी जी, रेखा तुरंत ही घोड़े पर चढ़कर सुमंत नगर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह तिलक नगर राज्य के बाहर पहुंची तो उसे वहां कुमार मिल गया और वह कहने लगा, रेखा, तुम मुझे अकेला छोड़कर सुमंत नगर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। मैं यहाँ अकेला तुम्हारे बिना कैसे रह सकूँगा? ठीक है कुमार, आप भी मेरे साथ चल सकते हो। तब कुमार भी रेखा के साथ साथ सुमंत नगर में पहुँचे। तब उन दोनों ने सेनापति के पास जाकर कहा, सेनापति जी, हमारे महाराज भानु प्रताप का निधन हो गया है। यह सूचना देने ही
रेखा और मैं आपके पास आए हैं तो महाराज भानु प्रताप चल बसे। हाँ अजय वीर जी, आपको तुरंत ही तिलक नगर पहुंचना है। ठीक है, हम कल सुबह ही वहां के लिए प्रस्थान कर देंगे। उसी रात राजा सुमंत सेनापति अजय वीर के यहाँ पर आए। सेनापति अजय वीर ने उन्हें राजा भानु प्रताप के निधन की सूचना दी और कुमार के बारे में भी बतलाया। सारी बात जानकर राजा सुमंत बोले, सेनापति अजय वीर, कुमार के द्वारा हम तिलक नगर की सारी सैन्य शक्ति, वहाँ के गोपनीय राज जान सकते हैं। आप तुरंत कुमार को यहाँ बुलाकर ले आइए। कुछ देर के बाद ही कुमार उनके सामने था। राजा सुमंत उससे कहने लगे, कुमार, यदि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें तिलक नगर का सेनापति बना देंगे। क्या मैं तिलक नगर का सेनापति बन सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम हर तरह से सेनापति बनने के योग्य हो। बस तुम्हें हमारे कहने के अनुसार चलना होगा। यदि ऐसी बात है तो आप आज्ञा दीजिए। महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। कच्छ में यह बातचीत चल ही रही थी कि कच्छ के बाहर से दासी रेखा गुजरी और द्वार पर रुककर अंदर की बातचीत सुनने लगी। राजा कहने लगा, कुमार, हम शीघ्र ही तिलक नगर पर धावा बोलेंगे। वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जीत के बाद सेनापति अजय वीर वहाँ के राजा होंगे और तुम वहाँ के सेनापति। बस तुम्हें युद्ध में हमारा साथ देना होगा और वहाँ के सैन्य शक्ति व गोपनीय राजों के बारे में हमें बताना होगा। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सुनकर रेखा चौकी और सोचने लगी। वह तो यहाँ राजकुमारी रूप के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुमार भी इन दुष्टों से मिल गया है। अब क्या होगा? परेशान से रेखा वहाँ से आगे बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह अजय वीर ने कुमार से कहा, कुमार, तुम रेखा को साथ लेकर तिलक नगर चले जाओ। तुम्हारे पीछे हम भी महाराज सुमंत के साथ सेना लेकर वहाँ पर आएंगे। जो आज्ञा अजय वीर जी। तब रेखा के साथ कुमार तिलक नगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों कुछ दूर पहुँचे तो रेखा कहने लगी, कुमार, मैंने तुम्हारी अजय वीर और राजा सुमंत की सारी बातें सुन ली है। क्या तुम अपने देश के साथ गद्दारी करोगे? रेखा, ऊंचा पद पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे करने का मौका नहीं दूंगी। क्या करोगी? मैं तुम जैसे गद्दार को मौत के घाट उतार सकती हूँ। इतना कहकर उसने तलवार से कुमार की गर्दन पर वार कर दिया और कुमार एक चीख मारकर घोड़े से गिर पड़ा। तब रेखा ने उसके शव को ठोकर मारी और जल्दी ही तिलक नगर पहुंच गई। जब रेखा राजकुमारी रूप के पास पहुंची तो वह कहने लगी, क्या बात है रेखा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तब उसने बताया, राजकुमारी जी, कुमार अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उसे मारा किसने? उसे मैंने ही मारा है। लेकिन क्यों? उसका क्या अपराध था? राजकुमारी जी, जिसे हम देशभक्त समझते थे वह देशद्रोही ही निकला। ऊंचे पद के चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था। सुमंत राज्य पहुंचकर वह अपने पति और राजा सुमंत के षड्यंत्र में शामिल हो गया था। मुझसे यह सहन न हुआ और मैंने उस नीच देशद्रोही और विश्वासघाती की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मगर रेखा, कुमार तो तेरा भावी पति था, तो उससे प्यार करती थी। राजकुमारी, कर्तव्य प्यार से बड़ा होता है। मेरे लिए पहले कर्तव्य है, बाद में कुछ और। रेखा, तू धन्य है। तूने अपना कर्तव्य निर्वाह करके मुझे एहसान से लाद दिया है। अब तू मुझे राजा सुमंत और मेरे पति के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बतला। तब रेखा ने उसे सारी बात बतला दी। सारी बात सुनकर राजकुमारी रूप कहने लगी, ओ तो मेरा पति इतना नीचे भी गिर सकता है, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो एक दिन स्वयं उन्हें तिलक नगर की राजगद्दी सौंपने वाली थी। यह उन्होंने क्या किया?
रूप सोच में पड़ गई। उसे सोच में डूबा देखकर रेखा कहने लगी, राजकुमारी जी, यह सोच में पड़े रहने का समय नहीं है। राजा सुमंत की सेना ने तिलक नगर पर धावा बोलने के लिए उधर की ओर से कूच कर दिया होगा। आप शीघ्र ही अपनी सेना को सुगठित कीजिए। आपको राजा सुमंत से युद्ध लड़ना है। रेखा, तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे अब कुछ देर नहीं करनी चाहिए। रूप ने शीघ्र ही सारी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जल्दी ही राजा सुमंत के सेना तिलक नगर के सेना के पास आ डटी। तब सेनापति अजयवीर ने राजा सुमंत से कहा, महाराज, युद्ध से पहले एक बार मैं अपनी पत्नी रूप से मिलकर आता हूँ। यदि वह बिना युद्ध के ही राजगद्दी मुझे सौंपने को तैयार हो जाए तो व्यर्थ ही रक्तपात करने की जरूरत क्या है। तुम ठीक ही कहते हो अजयवीर, आओ रूप से मिल आओ। और अजयवीर रूप के महल में आ पहुंचा और कहने लगा, रूप, राजा सुमन की सेना इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए सीमा के पास आ पहुंची है। यदि तुम युद्ध के बिना ही मुझे राजगद्दी सौंप दो तो यह युद्ध रुक सकता है, अन्यथा नहीं। यह सुनकर रूप सिंह की भांति गरज कर बोली, अजयवीर, तूने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुझे इस देश की राजगद्दी सौंप दूंगी? तूने अपना होकर भी मेरे साथ धोखा किया। मैं इसकी सजा तुझे अवश्य दूंगी। इतना कहकर रूप ने तलवार अजयवीर के सीने में घुसा दी। जब उसकी सेना और सुमंत की सेना का मुकाबला हुआ तो वह बड़ी ही वीरता के साथ राजा सुमंत की सेना से लड़ी। युद्ध में राजा सुमंत की हार हुई। वह दुम दबाकर अपने राज्य वापस लौट गया। ठीक समय पर रूप ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अजयवीर के दोनों पुत्रों को भी अपने पास बुला लिया और कुशलता पूर्वक तिलक नगर राज्य पर राज करने लगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।